मानसून सत्र को लाए जाएंगे 600 से अधिक प्रश्न। 5 से 8 सितंबर तक चलेगा। तैयारियों में जुटा सचिवालय। कथावाचक स्वामी पुण्यानंद गिरी के बयान पर बवाल। हरिद्वार में जोरदार प्रदर्शन। ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्द कहने का आरोप। प्रदर्शनकारियों ने की गिरफ्तारी की मांग। बागेश्वर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जीत का दम। कहा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के काम के आधार पर जनता करेगी वोट। प्रदेश के 4 जिलों में आज भारी बारिश के आसार। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में जारी येलो अलर्ट। 27 से 29 तक मौसम साफ रहने के आसार। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में सेब उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने के लिए कैबिनेट में हुए सघन बागवानी के लिए प्रस्तावित 808 करोड़ 69 लाख की मंजूरी के लिए सीएम धामी का आभार जताया। गौरतलब है कि मौजूदा वक्त में राज्य में सेब के सामान्य बागानों में लगभग 2.50 मैट्रिक टन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है, जबकि सेब की अति सघन बागवानी से लगभग 25 मैट्रिक टन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता प्राप्त होगी, जिससे लगभग 45,000 से 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके साथ ही अगले 8 सालों में सेब का वर्तमान व्यवसाय 200 करोड़ से बढ़कर 2,000 करोड़ तक किए जाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। वर्षों की तुलना में अगर आप देखें, हमारी सरकार ने बजट के खर्च में बढ़ोतरी की है। जहां पिछले समय में इस समय तक बजट खर्च नहीं होता था, आज लगभग उसका 70% से अधिक हम खर्च चुके हैं। और 5 से 8 तारीख तक विधानसभा का सत्र है, उसमें अनुपूरक मांगे प्रस्तुत की जाएंगी और उन मांगों का जो है अनुमोदन वहां पर होगा। महत्वपूर्ण मत था प्रदेश के लिए कृषि विभाग का। इसके सेब की अति सघन बागवानी की योजना स्वीकृत की गई है। इसकी टोटल लागत है 808 करोड़ रुपए और इसमें जो अभी हमारी उत्पादकता 2.5 मैट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है, इसको 25 मैट्रिक टन तक बढ़ने का अनुमान है। और करीब अभी जो व्यवसाय हमारे प्रदेश में करीब 200 करोड़ रुपए का सेब का व्यवसाय होता है, एक अनुमान के मुताबिक ये 2,000 करोड़ रुपए तक 8 साल के बाद जाने की पूरी संभावना है। तो कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में सेब उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने के लिए कैबिनेट में हुए सघन बागवानी के लिए प्रस्तावित 808 करोड़ 69 लाख की मंजूरी के लिए सीएम धामी का आभार जताया है। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा धीरे धीरे केंद्र सरकार की उपलब्धियों के आधार पर वोट मांग रही है। बागेश्वर भ्रमण पर चल रहे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने प्रेस वार्ता की। दुष्यंत गौतम का कहना है कि भाजपा हर समय चुनावी मूड में रहती है। बागेश्वर में भाजपा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कामकाज के आधार पर चुनाव लड़ रही है। हमारे मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार सामने नहीं आया है। राजनीतिक दल का मुख्य काम जो होता है वो चुनाव होता है। तो चुनाव के बारे में हमसे प्रश्न करना, तो हम तो हर समय चुनावी मूड में ही रहते हैं जी। हर समय चुनाव जीतना ही हमारा काम होता है। सेवा का करना होता है तो हम सेवा भारती में चले जाते हैं, मंदिर का करना हो तो धर्म जागरण में चले जाते हैं। लेकिन जब राजनीति में काम करते हैं तो हम चुनाव का ही काम करते हैं। तो आज हम 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं। ईमानदारी से देश की सेवा में लगी हुई है। आज देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। वहाँ की जनता मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 अगस्त को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा हरिद्वार में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात संतों और वार्ड के लोगों के साथ सुनेंगे। इसके बाद शांति कुंज में होने वाली व्याख्यान माला में शामिल होंगे और भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। इसी को लेकर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कार्यक्रम स्थलों का दौरा किया। आदरणीय जेपी नड्डा जी का 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम 27 अगस्त को निश्चित हुआ है। नड्डा जी
सबसे पहले तो मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है, उसके तहत अमृत वाटिका की स्थापना के लिए वृक्षारोपण करके कार्यक्रम का यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। उसके पश्चात प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ में सुनेंगे। इसके ठीक पश्चात वो शांति कुंज में एक कार्यक्रम में जाएंगे। शांति कुंज में एक बड़ा कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किया गया है। शांति कुंज से नड्डा जी चल करके होटल ताज में पहुंचेंगे और होटल ताज में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की कोर कमेटी है उसके सदस्यों के साथ में वो व्यक्तिगत बातचीत करेंगे। भाजपा ने लोहाघाट में वोटर चेतना अभियान का आयोजन किया। कार्यक्रम भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने मंडल के पदाधिकारी, शक्ति केंद्रों के अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष को निर्देश देते हुए कहा कि घर घर जाकर 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके युवाओं को उनके मतदाता पहचान पत्र बनाकर मतदाता सूची में नाम शामिल करें। साथ ही कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जगह जगह स्टॉल लगाकर नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने का कार्य करेंगे। मतदाता जन जागरण महाअभियान ये भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से हमें दिया गया है। प्रत्येक जिलों को और प्रत्येक विधानसभाओं का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से तय किया है, ताकि जो नव मतदाता है वो वास्तव में देश का भविष्य लिख सकती है। क्योंकि जो भी नवदाता युवा भाई बहन नव मतदाता बन के आएंगे वो कहीं न कहीं सोच समझकर इस देश की सरकारों को चुनेंगे और उस सरकारें इस देश का भविष्य तय करेंगी। इस देश को सोने की चिड़िया बनाने की ओर पुनः अग्रसर करेंगी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के बागेश्वर दौरे के दौरान बागेश्वर पुलिस ने बॉबी पवार सहित उनके साथी जतिन दत्त, कार्तिक उपाध्याय, राम कनवाल और भूपेंद्र कोरंगा को गिरफ्तार किया है। इसी मामले को लेकर बागेश्वर एसपी प्रहलाद कोंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी देते हुए बताया कि बॉबी पवार सहित उनके साथियों की गिरफ्तारी धारा 144 और धारा 148 के उल्लंघन के अंतर्गत की गई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बॉबी पवार का उद्देश्य बागेश्वर उपचुनाव में खलल पैदा करना था। पूर्व में बॉबी पवार ने पत्र जारी कर बागेश्वर उपचुनाव में युवाओं से गलत तरीके से संवाद करने का ऐलान किया था और अन्य जनपदों के लोगों को बागेश्वर की शांति भंग करने का भी प्रयास किया गया। बेरोजगार संघ के जो कार्यकर्ता है बॉबी पवार, इनके द्वारा एक प्रशासन को एक सूचना दी गई कि वो खुद बागेश्वर आएंगे और अपने सदस्य हो या युवकों है उनसे मिलना जुलना करेंगे। इसी के क्रम में उनको बताया गया है कि यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है और ये इस संबंध में डीएम महोदय द्वारा एक डिटेल लेटर उनको दिया गया और अगर इसमें कोई भी वायलेशन होता है तो नियमानुसार मुकदमा दर्ज करने की भी उनको नोटिस तामील कर दिया गया था। धारा 144 का उनके द्वारा उल्लंघन किया गया। जो भी उनके साथ लोग थे उसमें से अधिकतम लोग बागेश्वर के स्थानिक ना होते हुए हल्द्वानी या अन्य क्षेत्र के थे जो हमारे विधानसभा क्षेत्र से नहीं बिलोंग करते, तो उससे एक इंटेंशन भी क्लियर होता है। तो इसी के तहत हमने ये कार्रवाई। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के बागेश्वर दौरे के दौरान बागेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर बेरोजगार संघ ने कड़ी आपत्ति जताई है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रवक्ता सुरेश का कहना है कि साजिश के तहत सरकार ने बॉबी पवार की गिरफ्तारी की है। साथ ही कहा कि भाजपा को बागेश्वर उपचुनाव में अपनी हार का डर सता रहा है। यही कारण है कि बॉबी पवार को बगैर किसी कारण के गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि बॉबी पवार को गिरफ्तार करके सरकार ने प्रदेश के हजारों बेरोजगारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। पवार से खौफ खाते हैं, उनसे डरते हैं और इसलिए डर के मारे शासन प्रशासन की टीम द्वारा उनको गिरफ्तार करने की एक साजिश रची गई है। कोई धारा 144 का उल्लंघन नहीं, कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। बेरोजगार संघ से इतना क्यों खौफ खाते हैं? उन्होंने प्रदेश के हजारों नौजवानों का भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि उन्होंने तमाम उत्तराखंड के बेरोजगारों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने तमाम बेरोजगारों को ललकारा है और उनको स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि तत्काल बॉबी पवार, राम कनवाल, नितिन दत्त जी की गिरफ्तारी को तत्काल उनको रिहा किया जाए।
उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 से 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य विधानमंडल दल की बैठक बुलाएंगे और उसमें सरकार को घेरने के लिए तमाम रणनीति बनाई जाएगी। प्रीतम सिंह ने कहा कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह इस दौरान छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे क्योंकि उन्हें कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया है। प्रतिपक्ष जो है निश्चित रूप से कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आहूत करेंगे और जो विषय तो इतने हैं कि उनको 4 दिन की अवधि में जो समायोजित नहीं किया जा सकता, लेकिन तय करेंगे कि किस तरीके से ज्यादा विषयों को जो है हम सदन के अंदर उठा करके सरकार को घेरने का काम करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने रामनगर के एक होटल में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान होटल में एक युवक युवती आपत्तिजनक स्थिति में मिले, वहीं कमरे से अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई और इस मामले में होटल मालिक से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने होटल मालिक और युवक युवती को अभिरक्षा में लेकर प्रकरण दर्ज कर लिया है। रानीखेत रोड रामनगर में रामनगर पुलिस व ASTU मेरे यूनिट द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाकर मुखबिर की सूचना पर एक होटल में अनैतिक देह व्यापार के संबंध में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है व एक पीड़िता को बरामद किया है। पीड़िता को बाद काउंसलिंग उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। अभियुक्त को माननीय न्यायालय। हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश पर सरकारी भूमि से प्रशासन ने टनकपुर घाट NH में सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए होटल ढाबों और दुकानों को ध्वस्त किया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले के कई लोग बेरोजगार हो रहे हैं तथा उनके सामने परिवार के भरण पोषण का संकट छा गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की इस कार्रवाई पर चंपावत भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार हो, लेकिन न्यायालय के आदेश के कारण सरकार के हाथ भी बंधे हुए हैं। बता दें कि अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीएम धामी बेरोजगारों के लिए नई नीति भी लाएंगे। लोगों से निवेदन है, ऐसे किसी भी मनगढ़ंत बातों में ना आए जो बेवजह सरकार और भाजपा संगठन को बदनाम करे। भाजपा परिवार आपके साथ खड़ा है। इसे रोकने के लिए जो भी प्रयास होंगे वो सरकार और संगठन स्तर पर किए जा रहे हैं। और आदरणीय इस विषय को लेकर अभी कुछ दिन पूर्व देहरादून में आदरणीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री इस प्रदेश के पुष्कर धामी जी से हम लोगों ने मुलाकात की। चंपावत से मैं था और हमारे जिला महामंत्री थे। हम लोगों ने मुलाकात कर उनको जो यहाँ के आमजन हैं, जो लोग चिन्हित हैं, उनकी मनसाओं उनकी भावनाओं से अवगत कराया। उन सभी लोगों का ये कहना, आदरणीय सीएम साहब का कहना था कि भाई ठीक है, हम इसको कर क्या सकते हैं, हम बहुत जल्दी इसमें कोई नीति अगर ऐसी होगी तो नीति लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां न्यायालय माननीय न्यायालय का अगर कहीं बात आती है तो हम सब लोगों के हाथ बंधे रहते हैं। लेकिन बहुत जल्दी हम इसमें कोई नीति लेके आएंगे। बेरोजगारों को बेरोजगार नहीं होने देंगे, ऐसा उनका। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में उत्तरी दीर्घाकार समिति के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह राणा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह राणा पर समिति के सचिव के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। साथ ही समिति से पैसे का गबन करने का आरोप भी है। इनके अभद्र व्यवहार के कारण समिति का भी नुकसान हुआ है। वहीं पूर्व अध्यक्ष ने जमा पूंजी का भी दुरुपयोग किया है। इन सभी आरोपों के बीच 41,800 रुपए का रिकवरी नोटिस भी पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह राणा को दिया गया है। उत्तरी दीर्घाकार समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह राणा जी, इनके ऊपर समिति सचिव को गाली गलौज, मारपीट, अभद्रता के आरोप लगे हुए थे। प्लस समिति में वित्तीय अनियमितताओं के कारण समिति को जो हानि हुई उसके आरोप लगे हुए हैं, जिस कारण इनकी समिति की सदस्यता रद्द की गई है और इनको 41,800 रुपये की रिकवरी का नोटिस भेजा गया।
हरिद्वार के बहादुराबाद सरदार सिंह फार्म हाउस में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने CSR योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण निःशुल्क वितरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें 3 तारीख को कराए गए रजिस्ट्रेशन के आधार पर निःशुल्क उपकरण वितरण किए गए। उपकरण मिलने से दिव्यांग काफी खुश नजर आए और सरकार का धन्यवाद किया। वहीं समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि 3 अगस्त को बहादुराबाद विकास खंड में परीक्षण शिविर आयोजन किया गया था, जिसमें 243 दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण किए गए। 110 लोगों को ट्राईसाइकिल और 20 लोगों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल आर्टिफिशियल अंग वितरण किए गए। समस्या तो जी मेरी जो थी वो दूर हो गई। मैंने बैटरी चलित रिक्शा के लिए 3 अगस्त को अपना रजिस्ट्रेशन बहादुराबाद ब्लॉक में कराया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और हमारे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी के कथित प्रयासों द्वारा आज हमारी सभी दिव्यांग भाइयों की समस्या को दूर किया जा रहा है। इसमें हम सभी को जैसे हमारे उपकरण की आवश्यकता है, हमें जिसको बैटरी चलित की उसको बैटरी चलित और जिसको ट्राईसाइकिल की उसको ट्राईसाइकिल, अन्य उपकरण आज हमारे दिव्यांग समाज को यहाँ पर वितरण किए जा रहे हैं। कानपुर के सहयोग से 3 अगस्त को विकासखंड बहादुराबाद में हम लोगों ने यहाँ पे परीक्षण शिविर रखा था। तो करीबन उस टाइम पे 243 लोगों का पंजीकरण हुआ था विभिन्न सहायक उपकरणों में। यहाँ तक कि करीबन 32 प्रकार के हम लोग उपकरण वितरित कर रहे हैं। इनमें से जैसे आप लोग देख भी रहे हैं, ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, बैसाखी है, मोटराइज साइकिल है, कान की मशीन है, कैलिपर्स वगैरह है। प्रकार के करीबन जो टोटल जो उपकरण है करीबन 400 के आसपास उपकरण हम लोग 243 लोगों को आज निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश के कारण जोशीमठ के पागल नाला टंगनी पर हाईवे ब्लॉक हो गया। पागल नाले के पास मलबा आने से रोड बंद हो गया, जिससे दूसरी ओर एक व्यक्ति फंसा हुआ था, जिसकी सूचना SDRF को दी गई। सूचना मिलने पर SDRF की टीम पहुंची और विषम परिस्थितियों में रेस्क्यू अभियान चलाकर पागल नाले से व्यक्ति का रेस्क्यू किया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही। इसी क्रम में आगामी दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट का आयोजन प्रस्तावित किया गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि सरकार लगातार रोजगार के विषय में काम कर रही है और इन्वेस्टर समिट को लेकर गंभीर है। उत्तराखंड में 18 बड़े इन्वेस्टरों ने अपना उद्योग लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया सेलाकुई की बात हो या हरिद्वार और रुद्रपुर की, लगातार इन्वेस्टर उत्तराखंड में अपना उद्योग लगा रहे हैं और आगामी दिनों में यह आंकड़ा और अधिक बढ़ने वाला है। उत्तराखंड के प्रत्येक युवा को रोजगार मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं। पूर्व में भी आपने देखा कि बंबई जाकर वहां के उद्योगपतियों से मुलाकात की, उनको उत्तराखंड समिट के लिए निमंत्रण दिया और अभी इसी प्रकार दिल्ली में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े उद्योगपतियों से वार्तालाप की और उन्हें उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया, ताकि इस समिट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है उद्योगपति आएँ और एक अच्छा निवेश उत्तराखंड में हो। उत्तराखंड में बड़े कारखाने लगें, बड़ी फैक्ट्रियां लगें और हमारे उत्तराखंड के नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। हल्द्वानी में रेरा एक्ट के खिलाफ किसानों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। खेतों से मिट्टी लाकर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कोर्ट से गोलजू मंदिर तक पदयात्रा कर विरोध जताया। साथ ही गोलजू मंदिर में अपने खेतों की मिट्टी ले जाकर न्याय की मांग की। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। किसानों ने कहा कि आय दोगुनी करने की बात करने वाली सरकार किसानों से उनकी जमीन का हक छीन रही है। साथ ही कहा कि जब तक रेरा के नियमों की आड़ में किसानों का उत्पीड़न होता रहेगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कानून हमारे पर थोप दिया गया है। आज से 2 दिन पहले सिटी प्रदेश और नगर आयुक्त मेरे हिम्मतुल्ला गांव में आए थे। मैंने उनको 20 किसानों की जमीन दिखाई। 20 में से सिर्फ एक किसान ऐसा था जिसकी जमीन की चौड़ाई थी। ज्यादा सारे आप में से कई मीडिया के साथी भी वहाँ मौजूद थे। ज्यादा सारी जमीनें 30 फीट 35 फीट चौड़ी से अधिक नहीं थी और हमारा जो मुख्य मार्ग है गांव में वो 15 फीट से ज्यादा नहीं है और अंदर हमसे कहा जा रहा है कि 30 फीट का है। तो इसलिए हम रेरा का पूरे भावरी क्षेत्र के किसान विरोध कर रहे हैं। आज एक अपनी धरती से मिट्टी लेके आए हैं, उस मिट्टी को हम गोलजू जो न्याय के देवता है उनके यहाँ चढ़ाएंगे और उनसे न्याय की गुहार करेंगे। जो गूंगा बहरा कानून जो हमारी बात को नहीं सुन रहा है, उनका हम गोलजू के माध्यम से अपने न्याय की गुहार करेंगे।
लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में WHO के सर्वेक्षण चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजीत गुप्ता के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुई। हरिद्वार के ACMO डॉक्टर अनिल वर्मा और लक्सर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नलिन असवाल भी संयुक्त बैठक में मौजूद रहे। इसमें WHO के सर्वेक्षण चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजीत गुप्ता ने बताया कि टीकाकरण से जन्मित कई बीमारियों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के ग्राफ में दर्ज बीमारियों का कारण जानना और जागरूकता शामिल है और सर्वेक्षण के जरिए टीकाकरण के परिणामों का निचोड़ ज्ञात किया जा रहा है। वहीं टीकाकरण में होने वाली नवजात बच्चों की गंभीर बीमारियों का नमूना प्रयोगशालाओं में भेजकर उसकी जड़ तक जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं ACMO डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि एक टीका छोड़कर नवजात बच्चों के अग्रिम और आवश्यक टीका नहीं लिया जाना भी नवजात बच्चों की गंभीर बीमारियों का एक बड़ा कारण बन रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।